आपके पसंदीदा मंगा एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। तो भाई जिन्होंने अभी इसका पहला चैप्टर नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। और जिन्होंने देख रखा है तो आनंद लें पार्ट नंबर 3 का। वहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग होती है हमारे एराउंड को दिखाने के साथ, जिसने किसी बंदे के रख के थप्पड़ मारा होता है और वह बंदा वहीं पर ढेर। अब क्योंकि डायलन जो कि हमारे एमसी की टीम में आ चुका है, तो वह भी इस पूरे सीन को देखकर चौंका हुआ होता है और सोचता है ये क्या चल रहा है। जहाँ पर हमारा एमसी उस सामने वाले बंदे से कहता है, क्या तुम मेरे एक ही थप्पड़ से सो गए? यहाँ पर सोना मना है। क्या तुम कल रात अच्छे से सोए नहीं थे? जाकर अपने घर पर सोना, यहाँ पर मत सो, जाओ यहाँ से। जहाँ पर उस दूसरे बंदे की तो हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। हमारे एमसी के एक ही मुक्के के साथ वह कहता है, अच्छा मैं तो गलती से सो गया था, मैं जाता हूँ। उस बेचारे को भी समझ नहीं आया होता आखिरकार मेरे बिना मतलब के थप्पड़ क्यों दिया गया। और हमारे डायलन से भी कहता है, हे क्या तुमने अभी अभी वह देखा? अब से हमें स्ट्रिक्टली सारी चीजों की अच्छे से जांच करनी होगी ताकि कोई भी डीमन फिर से ना आ सके, क्योंकि हाल ही में जो डीमन वाला इंसिडेंट हुआ था वह सच में काफी बुरा था। जहाँ पर डायलन भी कहता है, किया सच में इस चीज को ऐसे किया जाता है? मतलब कि चेक करते करते उसे पीट देना, हर एक कोचमैन से कॉइन लेना और वह डीमन है या नहीं यह चेक करने के बहाने से उसे बेफालतू में पीट देना। क्या सच में एक गार्ड की ड्यूटी इसी तरीके की होती है? जहाँ पर वह पहले डर रहा होता है, लेकिन अब वह भी अपने असली रूप में आते हुए कहता है, यह तो एकदम बेस्ट है। जी मैंने तुमसे कहा तो सही, इतना कोल्ड मत बनो। मैंने तुमसे कहा है कि तुम मुझे तो कॉपर कॉइंस दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ऐसी हरकतें तो देखकर पीछे खड़ा है हमारा एमसी उसे देखकर सोचता है, सच में यह बंदा ऐसे कामों में तो एकदम माहिर है, काफी ज्यादा ही चालाक। हाँ वैसे भी मेरे लिए कुछ करने के लिए तो है नहीं, और इस तरीके से मेरे पास बेफालतू है, बिना किसी काम को करे ही सिल्वर कॉइंस आते रहेंगे तो कोई चिंता की बात है। लेकिन तभी वह सामने नोटिस करता है जहाँ पर कोई चिल्लाते हुए डायलन पर कह रहा होता है, हे तुम कमीने, क्या तुम अपनी जगह को भी नहीं जानते जो हमसे इस तरीके से बात कर रहे हो? क्या तुम्हें फेनेर फैमिली की यह सील हमारी कैरेज पर दिखाई नहीं दे रही? और इस सील को देखने के बाद क्या तुम अभी भी हमें इंस्पेक्ट करना चाहते हो? जहाँ पर डायलन भी कहता है, यह हमारी कोई चिंता की बात नहीं है और ना ही हमारा इससे कोई काम है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह दिक्कत भरा है तो हमको थोड़े बहुत सिल्वर कॉइंस दो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वही हम कोई देख पाते हैं एक बंदा जो कि उसके पास आ चुका होता है परछाइयों की तरह, और उसकी सर के ऊपर और नीचे अपने हाथों को ला दिया होता है और अगली पल उसकी मुंडी को मरोड़ देता है। यह होता है हमारा एरोन, और सिचुएशन को संभालते हुए कहता है, यह बंदा अभी भी काफी ज्यादा नया है और इसे अभी पता नहीं है कि आखिरकार कैसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन जब वह कैरेज के अंदर देखता है तो वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स होते हैं। वह कहता है, क्या यहाँ पर तो कोई भी नोबल पर्सन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सोल्जर्स हैं। और मन में सोचता है तो चिंता की कोई बात नहीं, और कहता है, हाल ही में हुई बेकार के इंसिडेंट की वजह से हमारे लॉर्ड ने यह ऑर्डर दिया है कि जितनी भी इंस्पेक्शन हो वो टाइटली हो और सारी चीजों को अच्छे से ध्यान रखा जाए। और तुमने जो अभी अभी कहा उसे सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम हमारे लॉर्डशिप से कह रहे हो कि क्या उन्हें अपनी जगह का नहीं पता। जहाँ पर उस गार्ड की तो हालत खराब हो चुकी होती है। वह कहता है, क्या यह क्या बकर बकर बोलता जा रहा है? और एरोन आगे कहता है, तो तुमने हमारे लॉर्ड से ऐसा कहा कि वह एक मूर्ख है और जिसे अपनी जगह के बारे में नहीं पता, और एक कॉमनर के रूप में उसे अपनी जगह के बारे में पता होना चाहिए। और हमारे एमसी के ऐसे रंग को बदलता हुआ देख कर डायलन भी उसके पीछे जाता है। वह भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हमारे एग्जीक्यूशनर से कहना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन के लिए कुछ लोग तैयार हैं। जहाँ पर बेचारा फेनेर फैमिली का वह गार्ड तो बेकार में ही फंस चुका होता है। वह सोचता है, क्या ये लोग एकदम पागल हैं? जैसे ही इन्हें पता चला कि कैरेज में कोई भी नोबल पर्सन नहीं है, बस कुछ सोल्जर्स हैं, तो इनका एटीट्यूड एकदम से बदल गया। मैं तो इन्हें बेवकूफ भी नहीं कह सकता। अब उसके पास भी कोई चारा नहीं बचता, तो वह भी कुछ देते हुए कहता है कि हमें माफ करना, ये लीजिए आपके सिल्वर कॉइंस, और हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं था कुछ ऐसी बात के कहने का। जहाँ पर हमारा एरोन भी मुस्कुराते हुए कहता है, वेल वेल वेल, कोई भी अपनी जीप के साथ इस तरीके की मिस्टेक्स तो कर ही सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, हम सारी चीजें भूल चुके हैं तो तुम जा सकते हो। रुको, बातों को खत्म करते हुए जहाँ पर हमारा एरोन अगले पल उस बंदे के सिर पर रैप्टर जड़कर मारता है और जाते हुए कहता है, मैं आशा करूंगा कि तुम समझोगे, हमारे लॉर्ड ने कहा है कि डीमंस का इंस्पेक्शन करना है तो हम इसी तरीके से करते हैं, और आशा करूंगा कि तुम्हारा बिजनेस भी अच्छा चले। जहाँ पर इन सारी हरकतों से बेचारा गार्ड भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। उसकी तो रोने वाली हालत हो चुकी होती है और काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, डैम इट, इस कमीने को तो मैं देख लूंगा। फिर हमें सोलार चर्च का सीन दिखाया जाता है और हमारा एमसी सज धज कर वहां पर आया होता है, और क्योंकि केल ने उसे बताया था कि सोलार चर्च के कुछ लोग तुम्हें बुला रहे हैं कैप्टन, जिस वजह से हमारा एमसी इस जगह पर आया होता है। और वह कहता है, आखिरकार अब
क्या काम आ गया। यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं अक्सर आना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर ये डीमन इस वजह से मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ या फिर पकड़ा गया क्योंकि वह अपने सामने देखता है सोलार चर्च के गेट पर खड़ा होता है इंक्विस्टर, मतलब खड़ी होती है, लड़की है ये, जिसे अचानक से अपने सामने आते हुए देखकर उसकी सांस अटक जाती है। वहाँ पर प्रीस्ट बेलेन भी होता है जो कि कहता है, ओह एरोन तुम आ गए। प्रीस्ट को देखने के बाद तब जाकर उसे थोड़ी राहत की सांस मिलती है और सोचता है सच में ही वह वहाँ पर ऐसे खड़ी थी जिस वजह से मेरी तो जान ही निकल चुकी थी। जहाँ पर प्रीस्ट कहता है, हे एरोन मैंने सुना आखिरकार हाल ही में क्या हुआ, तुमने सच में फिर से डीमन के साथ फाइट की। हाल ही में इंक्विजिटर ने भी अपनी आंखों के साथ इसे देखा कि एरोन तुम यंग लेडी को एक जायंट से लड़ते हुए प्रोटेक्ट कर रहे थे। इस बात को सुनकर उसे सांस में सांस आती है। वह सोचता है अच्छा तो इन्होंने मुझे डीमन की पावर यूज करते हुए नहीं देखा, चलो ये तो अच्छा है। जहाँ पर प्रीस्ट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, सच में एक काफी खतरनाक डीमन से फाइट करना, एक गार्ड कैप्टन होते हुए तुम्हारे साहस की तो सराहना की जानी चाहिए। तुम्हारा ऐसा साहस ये तो काफी खतरनाक अचीवमेंट वाला है। तुम्हारी इस आस्था को देखते हुए हम तुमको थोड़ा सा रिवॉर्ड देना चाहते हैं। हालांकि ये छोटा है पर हमने अपने पूरे दिल के साथ इसे देना चाहते हैं। अब भाई एक रिवॉर्ड के बारे में सुनकर उसके मन में फिर से ब्रोच और काफी सारे गोल्ड के बारे में याद आने लगते हैं और सोचता है क्या मुझे काफी सारे रुपए मिलने वाले हैं, और चिल्लाते हुए कहता है सच में कितना एम्बेरसिंग है, हमारे प्रीस्ट की आस्था के सामने तो मेरी आस्था कुछ भी नहीं है। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रीस्ट ने अपना रिवॉर्ड दे दिया होता है। वह कहता है ओहो ये तो तुम पर काफी ज्यादा जच रही है, अब तुम बच चुके हो एक होनरेबल कन्वेंचुअल। ये कैसा है, ये अमेजिंग है ना। जहाँ पर हमारे एमसी को रिवॉर्ड में मिला होता है एक स्कार्फ, ना ही गोल्ड ना ही किसी चीज की तलवार ना ही कुछ, बल्कि मिला होता है एक स्कार्फ गले में लटकाने के लिए, जिसे देख कर एमसी भी कहता है हाँ ये सच में एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट है। और मनी मन सोचता है फक कम से कम थोड़े बहुत तो गिफ्ट से यार रुपए तो देने चाहिए थे इन्हें। तभी प्रीस्ट कहता है ओ हाँ हमारे इंक्विजिटर ने भी कहा था कि वह इस फोर्ट्रेस के आसपास घूमना चाहती हैं, तो क्या तुम उन्हें गाइड कर सकते हो। आखिरकार हम भी तो एक फैमिली से अलग कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। तो मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ तो मैं चलता हूँ। जहाँ पर उसे जाता हुआ देख कर एमसी तो मन में सोचता यह कमीना, अब इसे देखूं तो ये कमीना मुझे छोटी मोटी चीजों के लिए बुला रहा है। वह सुअर का बच्चा एक न एक दिन मैं सच में उसे काफी बुरी तरीके से पीटूंगा। अगर उस कूड़े को एक तरफ रखें तो इंक्विजिटर, अगर उसे पता चल गया कि मेरे अंदर एक डीमन है तो यह तो मेरे सिर को अपने गधा के साथ फोड़ देगी। और वह इंक्विजिटर से कहता है इंक्विजिटर क्या आपको भूख लग रही है, यहाँ पर पास ही में एक काफी अच्छा रेस्टोरेंट है जिस पर मैं अक्सर जाया करता हूँ, तो क्या हम संग चलें वहाँ पर। और एमसी सोचता है तो ठीक है अब चीजें यहाँ तक आ चुकी हैं तो मैं यह मेक श्योर करूंगा कि आज के बाद से यह कभी भी मेरे साथ ना आ पाए, क्योंकि वह ले आया होता है हमारी उसी इंक्विजिटर को खाना खिलाने के लिए। और खाने में होता है वही फिश ब्रेड जो कि ऑफ कोर्स ब्रिग के मॉम की सिग्नेचर डिश है। जहाँ पर इंक्विजिटर को पता नहीं होता आखिरकार फिश ब्रेड किस बला का नाम है, तो वह भी चखने लगती है। और जब वह अपनी पहली बाइट लेती है तो भाई तो उसका चेहरा तो देखने लायक होता है। जहाँ पर हमारा एमसी भी हंसने लगता है उसके चेहरे को देखकर। मन ही मन सोचता है सच में कितने क्लियर एक्सप्रेशन हैं इसके। मुझे माफ करना लेकिन मैं एक इंक्विजिटर के साथ इधर उधर नहीं घूम सकता क्योंकि यह मेरी जान का सवाल है। लेकिन तभी इंक्विजिटर कहती है खाओ खाना, क्या तुम खाना नहीं खाने वाले। मतलब कि भाई इंक्विजिटर को फंसाने के चक्कर में वह भी फंस चुका होता है। वह कहता है हाँ हाँ मैं तो खाना तो चाहता हूँ खाता हूँ। और बेचारा हमारा एमसी एरोन अपने दिल पर पत्थर रखते हुए उस खाने को खाने लगता है। बेचारी इंक्विजिटर को फंसाने के चक्कर में खुद ही फंस गया और उस फिश ब्रेड को खाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से ही इंक्विजिटर भी उस फिश ब्रेड को खा पा रही होती है और दोनों ने ही उस फिश ब्रेड को खाकर खत्म भी कर दिया होता है। एमसी को तो यकीन भी नहीं हो रहा होता कि सच में वह लड़की इस फिश ब्रेड को खा गई, इस टेस्ट के साथ इतनी देर तक खड़ी रही। सच में तुम्हारा स्वाद काफी ज्यादा रफ है। जहाँ पर ब्रिग की मॉम पीछे से आते हुए कहती है ओ गाइस क्या तुमने वह डिश पूरी खत्म कर दी, क्या मुझे तुमको और भी देना चाहिए भूख लग रही हो तो। लेकिन इस बात को सुनते ही हमारी इंक्विजिटर के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बिना एक भी शब्द बोले वहां से दौड़ती हुई जाने लगती है। ऐसे सीन को देखकर ब्रिग की मॉम भी कहती है क्या उसे क्या हुआ, यह किस लिए था। एरोन भी कहता है मे भी कुछ अर्जेंट आ गया होगा जिस वजह से। और मन ही मन सोचता है सच में कितनी प्यारी विक्ट्री मिली है मुझे। लेकिन तभी ब्रिग की मॉम एक और डिश लाते हुए कहती है मैं नहीं चाहती कि कोई भी भूखा रहे, और देखने से ऐसा लगता है कि वह डिश तुम्हारे लिए काफी नहीं रही होगी, तो मैंने तुम्हारे लिए एक और बना रखी है, तो अपने खाने को एंजॉय करो। जिस डिश को देखने के बाद उसके मन में भी एक ही ख्याल आता है, इसे खाने के बजाय तो इंक्विजिटर के गधा के साथ अपने सिर को फुड़वा लेना यह ठीक रहता। ये क्या है भाई। जहाँ पर वह जैसे तैसे करके उसे भी खाने लगता है क्योंकि वह ब्रिग की मॉम से मना तो कर नहीं सकता।
जहाँ पर केल भी उस रेस्टोरेंट में पहुंच चुका होता है और एमसी को देखकर कहता है, कैप्टन आखिर दिन ब दिन आपका पहनावा इतना ज्यादा अच्छा कैसे होता जा रहा है। हमारा एरोन भी कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, यहाँ पर कुछ ऐसी शॉप है जहाँ पर मैं जाता हूँ तो वे लोग मुझे सिर्फ इसलिए डिस्काउंट दे देते हैं जब मैं उनको पहनकर इन कपड़ों को दिखाता हूँ। और वैसे भी तो अब मैं यहाँ का एक महान हॉनरेबल कन्वेंचुअल भी तो बन चुका हूँ। इस बात सुनकर केल भी कहता है, क्या हॉनरेबल कन्वेंचुअल? अगर ऐसा है तो यह एम्पायर जल्दी ही कोलैप्स करने वाला है अगर आप जैसे को हॉनरेबल कन्वेंचुअल बना दिया जाए। तभी ब्रिग की मॉम वहां पर आते हुए कहती है, बेटे क्या तुम और फिश ब्रेड खाना चाहोगे? यहाँ पर मैं भी कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, भूख खत्म हो गई मेरी। तभी केल कहता है, और क्या आपने वह सुना है फेनेर फैमिली से कुछ सोल्जर्स यहाँ पर भेजे गए हैं और हमारे लॉर्डशिप ने भी कहा है कि हमें उनके साथ अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं और कोई उद्यम नहीं करना है, और अगर यहाँ पर हमने कोई दंगा खड़ा किया तो हमें पनिशमेंट भी मिल सकती है। जिस बात को सुनकर एमसी कहता है, तो फिर तुम इतना क्यों चिंतित हो रहे हो, हम कोई ऐसे ठग तो नहीं है जो कि हर किसी से ऐसे ही लड़ते रहेंगे। लेकिन तभी हमारा केल नोटिस करता है पीछे से वही फेनेर फैमिली का गार्ड आ रहा होता है, वो भी काफी ज्यादा गुस्से में, और वह कहता है, तुम अनपढ़ कमीने गार्ड, सच में कितनी अच्छी टाइमिंग है। और तभी एमसी भी कहता है, वैसे किसी की एक तरफा पिटाई करना यह कोई फाइट तो नहीं मानी जाएगी है ना, मतलब कि हमारा एमसी का भी कोई इरादा नहीं है इसे छोड़ने का। और वह बंदा सीधा आकर हमारे एमसी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, तू कमीने, तूने क्या कहा था, एक स्पेशल ऑर्डर है? किस तरीके का स्पेशल ऑर्डर बताना जरा, और तूने इस बेकार के झूठ की वजह से मेरे सिर के पीछे फटका भी मारा। जिस बात को सुनकर एमसी भी कहता है, ओह अच्छा। वहीं केल तो चौंक चुका होता है, जिस बंदे से हमें मना किया गया था लड़ने से या कुछ भी करने से, इस बंदे ने उसे पहले ही पीट रखा है। कैप्टन कभी भी कोई ऑन लेवल कन्वेंचुअल इस तरीके का सीन खड़ा नहीं करता। एमसी उसकी बात को सुनकर कहता, ओ हाँ ऑन लेवल कन्वेंचुअल, जहाँ पर वह गार्ड कहता है, तो क्या इस तरीके से मिलने के बाद अब तुम डरे हुए हो? एक मामूली से गार्ड के तौर पर अपनी जगह को जानना चाहिए तुम्हें। और भाई ये बात हमारे एमसी के दिमाग में चढ़ चुकी होती है और उसके भी गुस्से का पारा हाई हो चुका होता है और हमारा एमसी भी उल्टी गिनती चालू कर देता है 3, और उसके बाद ना तो 2 कहता है ना ही 1, सीधा कहता है मुक्का। मतलब अगले पल उस बंदे का थोड़ा बिगाड़ दिया होता है और उसे पीटते हुए कहता है, यह कोई फाइट नहीं है बल्कि यह है एक तरफा असॉल्ट। और बेचारा केल भी सोच रहा होता है, भाई कैप्टन आखिरकार 2 और 1 कहाँ गए? 3 कहकर सीधा ही पीट दिया। और वैसे भी एक तरफा असोल्ट करना ये तो और भी बड़ा क्राइम है। एरोन भी कहता है, अरे चिंता मत करो, वैसे भी मैं एक हॉनरेबल कन्वेंचुअल बन चुका हूँ तो चिंता करने की कोई बात नहीं। जहाँ पर उस मुक्के को खाने के बाद उस बंदे का भी चेहरा सूज चुका होता है, जिसे आंखें खोलता हुआ देखकर केल भी कहता है, ओह तुम जग आए। वह बंदा भी कहता है, अच्छा मैं बेहोश हो चुका था उस टाइम पर। वह बंदा सच में काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, उसे किसी भी ऐसे मामूली से गार्ड्स के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी पावर तो एक अलग ही लेवल पर है। उसे तो किसी नोबल के साथ उसके पर्सनल गार्ड के तौर पर होना चाहिए। सही शब्दों में कहूँ तो मैं कमजोर नहीं हूँ, बल्कि वही सच में काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। जिसे ऐसी बातें करता हुआ देख कर हमारा केल भी चौंक जाता है। वह भी सोचता है, क्या यह क्या कह रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है ये। जहाँ पर वे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं, जहाँ पर वह केल कहता है, मैं हूँ केल, मैं कैसेटिक गार्ड यूनिट नंबर 4 का एक सिपाही हूँ। और दूसरा बंदा भी इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मेरा नाम है गिलियम, मैं फेनेर फैमिली से हूँ और हाल ही में जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। लेकिन केल आखिरकार वह बंदा वहाँ पर कर क्या रहा है? केल भी कहता है, कैप्टन के अकॉर्डिंग यही एक ऐसा मेथड है जिससे हम डीमंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन सच बताऊं तो देखने में ऐसा लगता है कि यह सिर्फ अपनी भड़ास को निकालता है इन पर। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं हमारे एमसी की वह टेक्निक काम कर जाती है और वह बंदा एक डीमन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और कहता है, तुम कमीने, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक डीमन के सिर के पीछे मारने की? वे दोनों लोग भी चौंके हुए होते हैं, जहाँ पर वह बंदा कहता, क्या वह तो सच में डीमन है और वह सच में उसकी टेक्निक काम कर गई। केल भी कहता है, उसने सच में अपने उस मेथड के साथ एक डीमन को ढूंढ लिया। और वहाँ पर हमारा एमसी खुद चौंका हुआ होता है। वह कहता है, क्या ये सच में काम भी किया? और बताया जाता है वैसे जो हमारे एरोन ने जो डीमन ढूंढा था वह काफी ज्यादा कमजोर था, जिसे आराम से संभाल लिया गया और अजीब तरीके से 1 सप्ताह बाद एक और डीमन ढूंढ लिया गया उसी तरीके का यूज करते हुए। और इस चीज से तो पूरा ही फोर्ट्रेस ऊपर से नीचे तक एकदम बदल गया। और उस दिन एरोन ने फोर्ट्रेस के स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को एक जगह इकट्ठा होते हुए देखा, जहाँ पर इंक्विस्टर भी होता है और वह अपने वेपन के साथ उस डीमन को खत्म कर देता है। एरोन भी कहता है, वेल मुझे उस डीमन के लिए थोड़ा बुरा तो लग रहा है। फिर हमें हेना के रैबिट इन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेल काम कर रहा होता है। वह कहता है, भाई तुम वापस आ गए, तुमने सच में
आज काफी हार्ड वर्क किया है, क्या तुम सबसे पहले नहाना चाहोगे या फिर कुछ और? जिसे देखकर एरॉन भी कहता है, क्या नेवले तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वहाँ पर हे नहाते हुए कहती है, हे कमीने तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पल्ला को जाकर वहाँ पर साफ सफाई करो, यहाँ का काम मैं संभाल लूंगी। और हमारे एरॉन से प्यारे से चेहरे के साथ कहती है, डायलन अक्सर आता हुआ कहता था कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफी चाहिए, तो मैंने भी कहा अगर तुम्हें प्रायश्चित करना है तो तुम ही मेरे साथ काम करेगा। आखिरकार मेरे यहाँ पर काम की भी काफी जरूरत है, और वैसे भी आजकल यहाँ इनमें काफी सारे लोग आने लगे हैं। वो तो उस ठंडी बियर का शुक्रिया, सच में उसका टेस्ट काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। जहाँ पर हम देखते हैं काना को जो कि किसी दरवाजे के पीछे छुपकर उन्हें देख रही होती है, जहाँ पर हमारा एमसी उस बियर के ग्लास को लेकर गटगट पीने लगता है और पीने के साथ मन में सोचता है, सच में ऐसा तो होना ही था, आखिरकार इसका टेस्ट ही इतना अमेजिंग है। बियर तो तभी स्वाद लगती है जब इसे ठंडा परोसा जाए। वैसे यह लड़की काफी अच्छा मैजिक कर लेती है, और अगर इस तरीके से इसका यूज किया जाता है रहेगा तो क्या यह इसका बेस्ट नहीं हो जाएगा? लेकिन मैजिक बुक्स भी तो खरीदना काफी ज्यादा महंगा पड़ता है ना, क्या हमें अपग्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए? काना भी हमारे एमसी को अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर थोड़ी चौंकी हुई होती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक कैरेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा अपने स्टूडेंट के साथ अपने कैरेज में कुछ लोगों को बैठा कर कहीं ले जा रहा होता है, कहीं तो कहाँ कैसार्डिक फोर्ट्रेस में ले जा रहा होता है। तभी कैरेज के अंदर से एक बंदा चलाते हुए कहता है, हे कैरेज काफी ज्यादा ही हिल रही है, अगर तुमने कोई भी गलत चीज की तो तुम मारे जाओगे। और वह रेड कपड़ों वाला बंदा अपने येलो कपड़े वाले बंदे से कहता है, डैम इट, किया सच में हमें सिर्फ एक लड़की को ढूंढने के लिए इतना दूर आना चाहिए था? वो तो मेरे बॉस ने ऑर्डर दिए, नहीं तो मैं तो कभी भी इस जगह पर नहीं आता। जहाँ पर वह दूसरा बंदा भी कहता है, हमारे बॉस के ऑर्डर सर्वोपरि हैं, हर कोई अपने मुंह को बंद करके रखो और अपने कंट्रोल करो इमोशंस को, स्पेशली जेकब तुम अपने शब्दों को कंट्रोल में रखा करो और अपने एक्शंस को भी। हर जगह पर तुम अपनी पागलपन की हरकतों को नहीं दोहरा सकते हो। जहाँ पर जैकब भी हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ तुम्हारे वर्ड काफी ज्यादा हार्श हैं। और वह छोटा लड़का भी उन्हें नोटिस कर रहा होता है। वह अपने मास्टर से कहता है, लेवी उन्होंने हमें धमकाया था, इस वजह से हमने उन्हें कैरेज में बैठने दिया, लेकिन क्या होगा अगर इंस्पेक्शन के वक्त हम पकड़े गए इन बंदों की वजह से? क्या यह हमारे लिए खतरे भरा नहीं रहेगा? जहाँ पर लेवी कहता है, फुरिश चिंता मत करो, वैसे भी वहाँ कैसर्डिक गार्ड फोर्ट्रेस में मोटे मोटे तौर पर ही चेकिंग होती है, अगर हम उन्हें थोड़े बहुत सिल्वर कॉइंस दे देंगे तो वे हमें आसानी से अंदर जाने देंगे। जैसे ही हम फोर्ट्रेस के अंदर प्रवेश करेंगे वैसे ही हम एकदम सेफ हो जाएंगे और इन लोगों को यहाँ पर छोड़कर जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। और इस टाइम पर फोर्ट्रेस पर ड्यूटी लगी होती है हमारे डायलन और पूले की, जहाँ पर पूले जाकर उस कैरेज को रुकवाता है और उस बंदे से जाकर कहता है, ओह लेवी काफी लंबा टाइम हो चुका है जब तुम यहाँ पर आए थे। जहाँ पर लेवी भी कहता है, हाँ पूले कुछ ऐसा ही था, आजकल मैं काफी ज्यादा बीमार रहता हूँ जिस वजह से मैं थका हुआ था और मैं आ नहीं पाया। फिर वह नोटिस करते हुए मन में सोचता है, वेल यहाँ पर 5 गार्ड हैं, हमेशा तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही गार्ड्स रहते हैं, यहाँ पर आज इतने लोग क्यों हैं? लेकिन चलो ये तो अच्छा है यहाँ पर गार्ड कैप्टन नहीं है। वैसे पूले मैंने सुना है तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते रहते हो, तो ये लो आपका इनाम सिल्वर कॉइन। जहाँ पर पूले भी शुक्रिया करते हुए उस कॉइन को लेने लगता है, तो डायलन चलाते हुए कहता है, ब्रदर पूले रुको, यहाँ पर हमारे पीछे 3 गार्ड और हैं, हमें उनके लिए भी तो रुपए लेने चाहिए, उनको भी तो देना है, क्या हमको उनको रुपए शेयर नहीं करने वाले? अब भाई और रुपए की बात सुनकर तो बेचारा लेवी भी परेशान हो जाता है, कहता है क्या ये क्या कह रहा है? और पूले भी कहता है, नहीं डायलन यह काफी सूटेबल अमाउंट है। लेवी भी कहता है, चिंता मत करो, अगर तुम्हें और रुपए चाहिए तो मैं तुमको और दे दूंगा। लेकिन पूले मना कर देता है और कहता है, नहीं की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लेवी काफी ज्यादा कर रहा है, वो होता है, वे मन में सोच रहा होता है, जो बंदे हमारे पीछे बैठे हुए हैं मुझे नहीं पता आखिरकार उनका इरादा क्या है, अगर वे पकड़े गए तो नहीं नहीं नहीं, हमें फोर्ट्रेस के अंदर जल्दी से जल्दी जाना होगा। तो इस सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे एमसी और केल को दिखाया जाता है, जहाँ पर केल कहता है, कैप्टन क्या आपने वह बात सुनी? एमसी भी कहता, क्या कौन सी बात? जब से आपने अपने तरीकों से उन डीमंस को ढूंढ कर निकाला है तब से हमारे इंस्पेक्शन का मेथड चेंज कर दिया गया है कमांडर के ऑर्डर्स पर। अब हर किसी को कैरेज से उतार कर उन सभी का हर एक का अलग अलग इंस्पेक्शन किया जाता है। अगर उन लोगों में से कोई भी सस्पिशियस पर्सन दिखे तो कहा गया है कि उसके सिर के पीछे डंडा मारना है, वो भी काफी जोरों से। और ऐसा ही कुछ हमारे डायलन ने भी उस बंदे के साथ किया होता है, और इस चीज को देख कर तो कैरेज वाला बंदा भी चौंक जाता है, कहता है क्या? लेकिन हमारा एमसी इन बातों को सुनने के बाद कहता है, क्या वे सारे लोग पागल हो चुके हैं? अगर कोई बंदा किसी को पीटेगा तो जिस पिटने वाला बंदा तो गुस्सा होगा ही और पलटवार भी करेगा, जैसा कि उस लाल कपड़ों वाले बंदे ने किया भी है। और कहता है, हमने तो कुछ नहीं किया, आखिरकार तुमने हमारे पीछे से डंडा क्यों मारा? और एमसी हमारे केल को बताता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था वहां पर, मैंने तो सिर्फ
अपने हाथों से उन लोगों को बेफालतू में ही पीटा था। और आखिरकार ये किस तरीके का पागलपन भरा काम बताया गया है कमांडर के द्वारा। मिडवेल एरा के लोग सच में एकदम पागल होते हैं। और भाई जब वह लाल कपड़ों वाला बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो डायलन भी चलाते हुए कहता है यह एक डीमन है, डीमन है, डीमन पकड़ो इसे। जिस बात को सुनने के साथ वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और सीधा आकर उस लाल कपड़ों वाले बंदे के शरीर में अपने भाले को भोंक देते हैं। इस खून खराबे को देखकर वह कैरेज वाला बंदा भी चौंका हुआ होता है और काफी हद तक डर भी जाता है। और डायलन चलाते हुए कहता है मैंने सस्पिशियस दिखने वाले बंदे को पकड़ लिया है। जहाँ पर दूसरा बंदा तो मर ही चुका होता है और अपनी आखिरी सांसें ले ही रहा होता है। और वह भी दूसरे बंदे की तरफ देखते हुए मन में सोचता है क्या जेक बस बेहोश हुआ है तो चीजें ठीक ही रहेंगी। अब मैं तो सब चीजें तुम पर छोड़ रहा हूँ जेक। जहाँ पर मैंने एमसी उसकी बात को सुनने के बाद कहता है वेल जैसे कि तुमने बात बताई है वहाँ चेक पॉइंट पर कुछ गड़बड़ हो सकती है लेकिन रुको मैं यहाँ से जाता हूँ। तब केल भी पूछता है कैप्टन आप कहाँ जा रहे हो। जिस बात को सुनकर हमारा एमसी कहता है मैंने फ्रिज को अपग्रेड करने के लिए। और मन में सोचता है मुझे उस बच्ची को बॉस के पास ले जाना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम हमारी प्यारी काना का सीन देखते हैं जो कि किसी से डर कर कहीं छिप रही होती है और वह दूर खड़ी होकर हमारे एमसी को ही बियर पीता हुआ देख रही होती है। वह देखती है हमारे एमसी की प्यारी स्माइल जो कि प्यारी तो कहीं से नहीं लगती लेकिन ट्राई पूरा करता है कि एक प्यारी से स्माइल मार सके। लेकिन डेवलिश से स्माइल के साथ कहता है यहाँ पर आओ मेरी प्यारी कानू। जहाँ पर काना भी आते हुए कहती है मेरा नाम काना है। आयरन भी कहता है अच्छा अच्छा हाँ हाँ काना वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो अगर तुम्हें कौन कौन से मैजिक्स आते हैं। वह भी कहती है मुझे मैजिक जो आते हैं एक तो मैजिक डाइज आता है और एक बियर को ठंडा करने वाला मैजिक और थोड़ी बहुत निगरानी रखने वाला मैजिक। जिनको नाम सुनने के बाद हमारा एमसी भी कहता है क्या तुमने कहीं ये मैजिक के किसी गैम्बलिंग एडिक्ट या किसी और से सीखे हैं। काना भी बताती है हाँ वह बंदा अपने आप को एक ऐसा पर्सन कहता था जिसे रोमांस के नाम से जाना जाता है। एमसी भी कहता है क्या रोमांस तो वह कोई जन्मजात लूजर मेज रहा होगा। मुझे आश्चर्य है क्या यह नए मैजिक को सीख भी पाएगी वो भी कुछ किताबों से। लेकिन काना भी चलाते हुए कहती है मैं सच कहती हूँ मुझे सारी चीजें समझने में काफी कम देर लगती है और मैं चीजों को काफी जल्दी ही सीख जाती हूँ और मैं हर चीज में एकदम अच्छी हूँ। हिना ने भी कहा था कि मैं बर्तन धोने में भी काफी अच्छी हूँ। जहाँ पर उस लड़की को देखते हुए हमारे एमसी के मन में किसी पर्सन की याद आती है। जहाँ पर हमारे एमसी ने उस बंदे से पूछा था आखिरकार तुमने मैजिक को कैसे सीखा। जिस पर वह बंदा भी मुस्कुराते हुए कहता है तो तुम कह रहे हो मैंने मैजिक को कैसे सीखा। हाँ वैसे यह तुम्हारी समझने वाली बात नहीं है क्योंकि तुम्हें दिमाग तो है भी नहीं। फिर भी मैं मैजिक सीखने के लिए काफी ज्यादा ही डेस्परेट था और इसके भी अलावा मैं काफी ज्यादा स्मार्ट था और काफी ज्यादा जीनियस था। उन्हीं बातों को हमारा एमसी याद कर रहा होता है। जहाँ पर काना भी चिल्लाते हुए कह रही होती है प्लीज मुझे अकेले मत छोड़ना। एमसी भी कहता है क्या किसी को छोड़ देना कैसी बकवास बात को कर रही हो तुम और ऐसी चीजें कहना बंद करो कोई भी गलत अंदाजा लगा लेगा इन बातों को सुनकर। चलो तुमने कहा कि तुम मैजिक सीखना चाहती हो। जिस पर तो काना भी जोर देते हुए कहती है हाँ हाँ मैं सीखना चाहती हूँ प्लीज आप मुझे कोई भी ऑर्डर दो। जहाँ पर काना की ऐसी हरकतों को देखकर हमारे एमसी के मन में भी उसी नेबले की याद आने लगती है। वह कहता है सच में वह पर्सन क्या उसकी परछाई कान्हा पर भी पड़ चुकी है। और कान्हा कहती है वैसे यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे आपको बतानी है। एमसी भी सोच में पड़ जाता है कहता क्या कौन सी चीजें। लेकिन तभी वहां पर कोई चिल्लाते हुए आता है और कहता है ब्रदर ब्रदर सुनो हमारे पास एक काफी बड़ी समस्या है। जितने भी लोगों को हमने पकड़ा था वे सारे लोग एस्केप करके भाग चुके हैं प्रिजन से। इंस्पेक्शन के टाइम पर जिन बंदों को हमने पकड़ा था उनमें से एक बंदा तो अपनी लकड़ी से बनी हुई बेड़ियों को तोड़कर वहां से भाग गया। और इतना ही नहीं बल्कि उसने तो हथियारों से लैस सिपाहियों को भी काफी बुरी तरीके से पीट दिया। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि यह वही बंदा है जिसे मैंने इंस्पेक्शन के टाइम पर पीट कर उसे बेहोश कर दिया था। अब मेरा क्या होगा। एमसी भी कहता है वैसे से तुम्हारे साथ जो भी होने वाला है मेरा कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे साथ। तभी डायलन कहता है लेकिन जितने गार्ड कैप्टन हैं उन सभी को हेडक्वार्टर में इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। जिस बात को सुनकर मैं एमसी जाते हुए कहता है हे ना अपने दरवाजों को बंद रखना कोई भी खतरा आ सकता है। और काना तुम अपने मैजिक का यूज करते हुए बाहर निगरानी रखना कोई भी नॉक नॉक करे तो ध्यान से रहना। जहाँ पर डायलन भी पीछे से चीयर्स कर रहा होता है वह कहता है यस आप कर सकते हो जाओ उसे मार दो। लेकिन अगले ही पल हमारा एमसी उसके कान को पकड़ कर उसे भी खींच कर वहां से ले जाने लगता है। बाहर काफी जोर की बिजली कड़क रही होती है बरसात हो रही होती है। जहाँ पर कमांडर उन सभी चिल्लाते हुए कहता है तुम पागल लोगो आखिर एक प्रिजनर कैसे एक प्रिजन को तोड़कर भाग कर जा सकता है क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है। तब ये गार्ड कैप्टन कहता है इसलिए तो हमने कहा था कि हमें लकड़ी से बनी हुई बेड़ियों का यूज नहीं करना चाहिए प्रिजनर्स को बांधने के लिए बल्कि इसकी बजाय तो हमें लोहे की साइकिल्स का यूज करना चाहिए। जिस बात के ऊपर कमांडर भी भड़कते हुए कहता है आखिरकार तुम किस बात को कह रहे हो क्या तुम्हें पता भी है लोहे की बेड़ियां कितनी महंगी आती हैं।
एक लोहे की बेड़ी की कीमत में 50 लकड़ी की बेड़ी आ जाती है। और इसी तरीके से सभी लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। एमसी सारी बातों को सुनने के बाद कहता है वेल देखने से ऐसा लगता है कि वह बंदा आराम से उन सारी लोगों को मारकर वहां से निकल गया। चाहता तो वह वहां पर आराम से रुक भी सकता था, लेकिन उसे जरूर से कोई ऐसा काम करना होगा जिसमें वह देरी नहीं कर सकता। क्या कुछ गड़बड़ चल रही है वहां पर? उसके पास खड़ा एक और बंदा कहता है वेल तुम जिस बारे में कह रहे हो, मैंने उस बंदे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकलवाई है। वह कजरान से एक बंदा है फिक्सर, और जैसी जानकारी मुझे उसके बारे में मिली है उसके मुताबिक वह एक काफी कमीना, कुख्यात और काफी खतरनाक बंदा है, जिसके बारे में सुनकर एमसी भी चौंका हुआ होता है। वह भी मन में सोचता है आखिरकार उस नेवले ने उस बंदे को कैसे पकड़ा होगा? फिर क्या यही कारण था जिस वजह से वह इतना डरा हुआ था? तभी वहां पर कोई आता है। वह कहता है रुको, यहाँ पर सभी गार्ड्स का बॉस कहाँ पर है? हे तुम डरावने दिखने वाले पर्सन, क्या तुम ही हो वो? और ये बात उसने हमारे एमसी को देखते हुए कही होती है, जिसे देखकर और सुनकर एमसी भी चौंका खड़ा रह जाता है और आकर उसके सिर को दबाते हुए कहता है हे बच्चे, क्या इसी तरीके से बड़े से बात करनी चाहिए? वह लड़का भी डर जाता है, कहता है प्लीज मुझे जाने दो, रुको रुको। फिर जाकर हमारा एमसी उसके सिर को छोड़ता है और वह बच्चा बताता है मेरे टीचर ने कुछ भी गलत नहीं किया, प्लीज उन्हें बचा लो। जहाँ पर दूसरा गार्ड कैप्टन भी बताता है हाल ही में फिक्सर को जो बंदा यहाँ पर लाया था वह लेवी था। वैसे एरोन तुम तो उसे जानते ही होगे है ना, यह है वही कोचमैन है जो कि अक्सर यहाँ पर आता रहता है। और वह बच्चा भी बताता है हाँ ऐसा ही है, उन लोगों ने हमें धमकी दी थी जिस वजह से हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं बची और हमें उनके साथ यहाँ पर आना पड़ा। जिनकी बात सुनने के बाद एरोन भी कहता है क्या वह लेवी है? बच्चे वैसे ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, रिश्ते नातों को देखते हुए हम ऐसे ही उसे नहीं जाने दे सकते। वहीं पर हम देखते हैं हमारे उसी कैरेज वाले बंदे को जो कि कुछ लोगों के साथ भाग रहा होता है और वे लोग आकर एक गली में जाकर आराम करते हैं। वे कहते हैं चलो यहाँ पर थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। डैम इट, वे बेकार के कमीने गार्ड्स। जहाँ पर लेवी का सीन देखते हैं वे भी मन में सोचता है आखिर ये कमीने मुझे यहाँ पर क्यों ले आए, मेरा तो मन भी नहीं था वहाँ प्रिजन से एस्केप करने का। और वे लोग भी कहते हैं सच में यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स एकदम पागल हैं जो कि इंस्पेक्शन के नाम पर हमें इस तरीके से पीटते हैं, हमारे सिर के पीछे मारते हैं। जहाँ पर दूसरा बंदा भी कहता है वेल देखने से ऐसा लगता है कि वे लोग हमें अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर उन्होंने हमारे सिर के पीछे चोट दी और हम इन्हें इसे ऐसे ही जाने दिया तो वे लोग हमें ह्यूमन भी ट्रीट नहीं करेंगे। और वैसे भी हम उन्हें बेफालतू में इस तरीके से हमारे पीछे डंडा तो नहीं मारने दे सकते। लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ को सुनने के बाद वे फिर से भागने लगते हैं। वे कहते हैं अरे नहीं वही सीटी की आवाज़, फिर से भागो। और उनके पीछे लेवी भी भागने लगता है, लेकिन हम देख पाते हैं उन सभी के सामने खड़ा होता है एक मुस्टंडा बंदा। जिस अकेले पर्सन को देखकर वे सारे लोग कहते हैं ये तो सिर्फ एक मामूली सा गार्ड है, इसे तो हम अकेले ही संभाल लेंगे, इसे पीटो। लेकिन वे बंदे कुछ कर भी पाते उससे पहले ही वह बंदा यानी कि हमारा एमसी आकर उसके गले को पकड़ लेता है और काफी खतरनाक तरीके से जमीन में देकर मारता है। इस सीन को देखने के बाद सारे लोग अपनी जगह पर जम जाते हैं और लेवी भी मन में सोचता है क्या यह कोई ह्यूमन भी है? यह तो है एरोन। जहाँ पर एक और बंदा डंडे के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, कहता है तुम कमीने। लेकिन एमसी भी उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और उस बंदे को भी पीटने लगता है। पीछे खड़ा लेवी भी इस सीन को देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और मन में सोचता है आखिरकार सभी चीजों में से मुझे क्या इसी खतरनाक और डेविलिश ह्यूमन से ही मिलना था प्रिजन ब्रेक के टाइम पर। और वह वहीं पर गिर पड़ता है, कहता भी है प्लीज मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। और मन में एक ही ख्याल, अब तो मैं गया 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 भाई गया। लेकिन अगले ही पल हमारा एमसी उसके पास आते हुए उसे कॉलर से पकड़ते हुए उठा देता है और कहता है आखिरकार तुमने एस्केप क्यों किया? तुमने सारे लोगों के लिए इतनी बड़ी दिक्कतें खड़ी कर दी। एक बार तुम्हारे स्टूडेंट की तरफ देखो जो कि तुम्हें कब से ढूंढ रहा है। जिसे देखने के बाद वह भी चिल्लाते हुए कहता है फूरिस, और दौड़ता हुआ जाकर उसे भी गले लगा लेता है। और एरोन के बारे में बताया जाता है हमारे एरोन के जितने भी एक्शंस होते हैं अक्सर काफी ज्यादा रफ और काफी ज्यादा पागलपन भरे होते हैं और अक्सर काफी खतरनाक चीजें करते रहता है, जैसे लोगों को बेफालतू में पीटना। लेकिन इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए उसके कैरेक्टर को तो जज नहीं किया जा सकता ना। तभी हमारा एरोन किसी दूसरे गार्ड कैप्टन से पूछता है क्या तुम्हें पता चला कि वह फिक्सर किस डायरेक्शन में गया है? वह भी बताता है वेल वह बताया गया है कि उसके बारे में वह डिस्ट्रिक्ट 5 में छुपा हुआ है। जिस नाम को सुनकर एमसी भी चौंक जाता है, कहता है क्या डिस्ट्रिक्ट 5? यह तो वही जगह है जहाँ पर हमारा लाफिंग इन भी है। और वह फिक्सर भी उसी लाफिंग रैबिट इन के पास पहुंच चुका होता है और वह वहीं पर शांति से खड़ा हुआ होता है। लेकिन तभी वह किसी चीज को नोटिस करता है और उसके ऊपर होता है एक काफी खतरनाक सा अटैक जिसे वह काफी आसानी से डॉज भी कर लेता है। वहां पर होते हैं हमारा डायलन और पूले और एट लास्ट स्कार। जहाँ पर डायलन चलाते हुए कहता है यह वही बंदा है, इसे पीटो पीटो अच्छे तरीके से। जहाँ पर स्कार भी काफी गुस्से में कहता है मैं मेरी एरिया में किसी भी क्रिमिनल को इस तरीके से घूमता हुआ नहीं देख सकता, मैं और कोई नहीं बल्कि इसी फोर्ट्रेस का एक शैडो हूँ।
मैं हूँ स्कार, ऐसा कहते हुए करता है काफी खतरनाक सा अटैक। लेकिन अगले ही पल वे फिक्सर हमारे स्कार के पीछे आ जाता है। फिक्सर उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए आगे निकल आता है। उस बंदे के तो स्कार को इतनी आसानी से हारता हुआ देखकर वे दोनों लोग भी चौंक जाते हैं और उनके मन में भी सिर्फ एक ही ख्याल आता है। वे कहते हैं ये तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वह बंदा भी कहता है मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ और उसके बाल पर्पल कलर के हैं, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? लेकिन भाई स्कार उसे आगे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता और करता है काफी खतरनाक सा अटैक। लेकिन वह बंदा भी काफी ज्यादा फुर्ती दिखाते हुए स्कार के उस अटैक को टॉस करने के बाद उसके शरीर पर एक और काफी खतरनाक सा कट मार देता है। स्कार की मदद करने के लिए पीछे से पुले भी आ जाता है और करता है काफी खतरनाक सा अटैक। लेकिन वह फिक्सर खतरनाक सी फुर्ती दिखाते हुए उसके अटैक से बच जाता है और उल्टा उसी के शरीर पर मार देता है काफी खतरनाक सा कट, जिससे तो उसके भी काफी ज्यादा दर्द होता है और डायलन को भागने के लिए कहता है। जहाँ पर डायलन भी मन में सोच रहा होता है सच में ये है तो सच में काफी ज्यादा बेकार है, आखिरकार 3 लोग उसके सामने खड़े हैं फिर भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। ये फाइट एकदम होपलेस है। मुझे माफ करना ब्रदर पूले, आपने मुझ जैसे एक काफी कमजोर से और निचले दर्जे के मर्सनरी को एक भाई के जैसा सम्मान दिया। नहीं, मेरे भाई जैसे लोगों को ही जीने का अधिकार है। और उस बंदे के पीछे से चलाते हुए कहता है तू कमीने कहाँ देख रहा है, इधर देख। और इस तरीके से हमारा डायलन लोगों को छोड़कर भाग नहीं पाया और उसने भी साहस दिखाने का ट्राई किया। और डायलन आगे कहता है पिछली बार तुम मेरे सिर्फ एक ही अटैक में बेहोश हो गए थे, क्या तुम्हें वे याद है? वैसे देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारे सारे सिबलिंग्स को ग्रिल में भून दिया गया है। तुम तो सच में काफी कमजोर कमीने हो जो कि सिर्फ एक हिट खाने के बाद ही बेहोश हो गए थे। अब भाई इतनी सारी उकसाने वाली बातों को सुनकर वह फिक्सर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वह सीधा आकर डायलन पर ही अटैक करता है, जिससे डायलन भी दूर जाकर जमीन पर गिरता है और कहता है सिट, आखिर वह कमीना इस टाइम पर कहाँ पर है? वह हर बार हर जगह पर अचानक पहुंच जाता है, चाहे मेरी ये जिंदगी एकदम बेकार ही क्यों ना हो, फिर भी अगर मैं किसी तरीके से जीवित रह गया तो मेरी लाइफ की भी कुछ मीनिंग होगी। एरोन तुम कमीने कहाँ पर हो? इस टाइम पर जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तुम कहां पर चले गए कमीने? लेकिन अगले ही पल हमारा एरोन एक हीरो की तरह की एंट्री के साथ वहां पहुंच चुका होता है और मारता है काफी खतरनाक सा पंच उस फिक्सर पर और उस एक पंच के साथ वह फिक्सर भी पीछे हट जाता है। हमारे एमसी को वहां देखने के बाद वह डायलन भी चौंक जाता है और उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है ब्रदर फाइनली आप आ गए। लेकिन हमारा एमसी काफी सीरियस टोन में कहता है तुम नेवले, वैसे तुम अभी अभी क्या कह रहे थे एरोन? हाँ कमीना, हाँ? अब इस बात को सुनकर तो बेचारा डायलन भी शांत रह जाता है और मन में सोचता है इसकी कान तो सच में काफी ज्यादा तेज है और वहीं पर बेहोश होने का नाटक करने लगता है, जिसे देखकर हमारा एमजी भी कहता है इस बंदे को देखो तो सही, आखिरकार ये अब बेहोश होने का नाटक कर रहा है। लेकिन वह दोबारा से फिक्सर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर फिक्सर कहता है यह बंदा और वह बंदा लगता है सारे लोग मरने के लिए एकदम डेस्परेट हैं। एरोन भी कहता है तो क्या तुम वही बंदे हो जिसे इस डायलन ने पीटा था? वैसे तुम्हें अपने आप को सही से साफ करना चाहिए, वहां पर देखो वहां पर एक पत्ता चिपका हुआ है। वह जैसे ही उस तरफ देखता है अगले ही पल हमारा एरोन कर देता है उस पर काफी खतरनाक सा अटैक। इस सडन अटैक को देखकर फिक्सर भी कहता है तुम छोटे कमीने। एमसी भी कहता है असली मूर्ख तो वही होता है जो कि ऐसी छोटी मोटी चालों में फंस जाता है। पहले उस बंदे की पेट पे करता है काफी खतरनाक सा नी स्ट्राइक, फिर उसके मुंह पर मारता है काफी खतरनाक सा पंच। एट द एंड उसे अटैक करके दूर फेंक देता है। वह बंदा भी काफी ज्यादा चोटिल हो चुका होता है, वह भी खड़ा होने का ट्राई करता है। एमसी उसे देखकर कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा आखिरकार तुम्हारे जैसा बंदा उसे बेकार के नेवले के हाथों से इतना आसानी से नॉकआउट कैसे हो गया, और वैसे इस दूर दराज के इलाके में तुम्हारा क्या काम आन पड़ा जो कि तुम यहाँ पर आए? तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी रूम खाली नहीं है। वह बंदा भी कहता है मैं एक पर्सन को ढूंढ रहा हूँ, एक छोटे पर्पल कलर के बालों वाली लड़की, क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? जिस बात को सुनकर एमसी मन में सोचता है क्या मिनी फ्रिज? अच्छा सोचा जाए तो वैसे जो लोग मिनी फ्रिज को यहाँ पर लेकर आए थे वो भी कजरान से ही थे, लेकिन एक पूरे फिक्सर को यहाँ पर एक मामूली सी मैच के लिए भेज देना क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? वह फिक्सर भी हमारे एमजी को शांत तो देखकर वह कहता है तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम उसे जानते हो, अगर तुम मुझे उसके बारे में नहीं बताओगे या उसके पास नहीं ले जाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला और तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन अगले ही पल भाई साहब पीछे से हमारे डायलन ने आकर उसके पीछे से स्वॉर्ड घुसा दी होती है।
उसके मन में भी सिर्फ एक ही ख्याल होता है, इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई हमारी पर्पल को टारगेट करने की। हाँ भाई, काना की बात कर रहा है ये भी। अब भाई डायलन को एक बार फिर से देखकर वह भी चौंक जाता है। वह सोचता है पिछली बार भी इसी ने मेरे सिर पर चोट मारी थी और फिर से यही, और कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन बेचारा वही बंदा मारा जाता है और एमसी भी जाकर शांत होता है। कहता है मुझे तो बियर पीनी है भाई, बेफालतू के झगड़े। फिर हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायलन अपने ही बहादुर की किस्से सुना रहा होता है। वह बताता है कि और क्या तुम्हें पता है जब तुम बेहोश हो गए थे उसके बाद मैंने उससे फाइट की थी। उसने मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, पहले वह दीवार पर कूदा, फिर मेरी तरफ बढ़ा, फिर मैंने भी उससे फाइट की, फिर बाद में जाकर हमारे कैप्टन भी आ गए, उसने भी फाइट को ज्वाइन कर लिया, फिर हम दोनों ने मिलकर उससे फाइट की और उसे हरा दिया। मैंने ही उसके पीछे से तलवार डाली थी। सच में कितनी औसम फाइट थी, तुम्हें देखनी चाहिए थी। और ऐसी लंबी लंबी फेंक रहा होता है, तभी हमारा एमसी वहां पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर पूले भी कहता है कैप्टन तो आप यहाँ पर हो। एरोन भी कहता है हाँ मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि मेरे कॉमरेड्स इतने ज्यादा इंजर्ड थे, तो मैं तुम्हारे लिए विजिटिंग गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। और जब वे उस गिफ्ट को खोलकर देखते हैं तो उसमें वही फिश ब्रेड होता है, जिसे देखकर डायलन भी कहता है कि यार ये तो वही किलर ब्रेड है, इसे खाओगे तो खत्म हो जाओगे। एमसी भी कहता है मैं तो इसे काफी ज्यादा सिंसियरिटी के साथ लेकर आया हूँ, प्लीज इसे पूरा खा लेना, एक भी टुकड़ा मत छोड़ना। स्कार बेचारा कहता है लेकिन भाई तुम 3 क्यों लेकर आए हो, मैंने तो अभी व्रत कर रखा है तो मैं तो नहीं खाऊंगा। जिस बात को सुनकर वहां पर सन्नाटा छा जाता है। तो भाई अब पूले को भी मौका मिल चुका होता है। वह भी कहता है देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी भी एक ब्रेड बचा हुआ है, तो फिर यह कैप्टन के लिए काफी ज्यादा ही अच्छा रहेगा। भाई हमारा एरोन भी फंस चुका है इनके बीच में। फिर हमें कुछ टाइम बाद लाफिंग रैबिट इनका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होता है फ्यूरिस लेवी का स्टूडेंट। वह कहता है तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो माय लेडी। वह इतनी बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एरोन आता है, जिसे देखकर हमारी काना सीधी भागी जाकर एरोन के पास जाती है और जाकर अपनी उसी ग्लास को एरोन को पकड़ा देती है। एरोन भी कहता है ओह तुम्हारा शुक्रिया, मैं भी चाहता था कोई चीज जिससे मैं अपना मुंह साफ कर सकूं। वैसे काना क्या तुम्हारे पास फ्यूचर का कोई सपना है, जैसे कि तुम फ्यूचर में चलकर कुछ बनना चाहती हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक नाइट या एक हाउस लेडी या फिर कुछ और। वह भी कहती है मैं तो बस रहना चाहती हूँ और बस जीना चाहती हूँ। जिसकी बात को सुनकर एमसी भी शांत रह जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है तो मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। तो काना तुम्हें भी अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और ऐसे कहते हुए उसके सिर को सहलाने लगता है। काना भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है उसके सिर के सहलाने पर। फिर एमसी वहां से जाकर सीधा हेना से बात करने लगता है और काना बेचारी वहीं पर खड़ी रहती है और काफी ज्यादा ही खुश हो रही होती है, प्लस भी कर रही होती है और कहती है मैं भी अपना बेस्ट दूंगी। लेकिन फूरिश जब दोबारा ग्लास मांगने के लिए आता है तो काना सीधा जाकर उसके सर पर वही ट्रे मार देती है। और ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि डायलन ने भी कहा था अगर कोई भी तुम्हें सस्पिशियस एक्ट करता हुआ दिखाई दे तो उसके सिर पर जोर से टपली मारना। इंसेप्ट होता है जहाँ पर हमारा एमसी एक पोशन शॉप पर आया होता है कुछ पोशंस लेने के लिए। एक बंदा वहाँ पर बैठा होता है जो कि कहता है ये लो लेवल का पोशन, क्योंकि हाई लेवल के पोशन हमारे पास है नहीं और जो लो लेवल के पोशन है वो भी काफी ज्यादा ही कम है, और इसके लिए भी तुम्हें 90 सिल्वर कॉइन्स मुझे देने होंगे। हे लड़की क्या तुम इसे लेना चाहते हो या फिर नहीं, अगर नहीं लेना है तो यहाँ से निकल जाओ, मेरे टाइम को वेस्ट मत करो। जिसकी बात सुनकर हमारा एमसी भी शांत होता है और मनी मन कह रहा होता है क्या यह ठीक रहेगा अगर मैं यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से पीट दूं तो। तभी पीछे से एक और बंदा आता है और कहता है आखिरकार तुम इस रेगुलर प्राइस पर ही पोशंस को इसको क्यों दे रहे हो, क्या तुम्हें यह नहीं पता यह हॉनररी कन्वेंचुअल है। और इतना ही नहीं बल्कि प्रीस्ट वेलन और इंक्विस्टर ने जाकर इसकी रिक्वेस्ट की है, इसे पर्सनली अपॉइंट भी किया गया है इस चर्च में। वह मोटा बंदा कहता है हॉनररी कन्वेंचुअल, फिर भी ये काफी ज्यादा फनी है, लेकिन मैं 50 सिल्वर कॉइन से एक कॉइन कम नहीं लूंगा। जिस प्राइस को सुनकर एमसी भी खुश हो जाता है। मैंने सोचता है यह तो लगभग आधा है। यहाँ पर वे दोनों लोग उस शॉप से आने लगते हैं और हमारा एमसी भी उस बंदे से कहता है आपका काफी ज्यादा शुक्रिया, आपकी मदद की वजह से उस पोजीशन को आधे प्राइस पर ले पाया। वह बंदा भी कहता है अरे नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आपका अधिकार था जो कि मैंने आपको दिवाया है, और मैं आशा करूंगा कि आप प्रीस्ट केप्टस के उस एटीट्यूड को समझेंगे। वह ऐसा ही है, सभी को ऐसे ही पोजीशंस देता है। हाल ही में मठाधीश ने भी कहा है कि वे जल्दी ही कैसर्डिक फोर्ट्रेस आने वाले हैं, इस वजह से सारे ही लोग काफी ज्यादा बिजी हैं पूरी ही चर्च को साफ करने में। जिसे देखकर एमसी मन में सोचता है यह तो कुछ डिवीजन कमांडर के विजिट जैसा लग रहा है, जहाँ पर जब कोई कमांडर आता है तो इसी तरीके से सारे सोल्जर्स अपने काम में लग जाते हैं। और उस टकले वाले बंदे से भी कहता है ठीक है तुम्हें चलना हुआ तुम अपना ध्यान रखना और बाकी लोगों का भी। वह टकला बंदा भी उसे कहता है कि सेफली घर पहुंच जाना, ऑलरेडी कन्वेंचुअल एरोन, और ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। सच में इस बंदे को देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ चर्च में सच में कुछ दिमाग वाले लोग हैं। नहीं मुझे तो लगा था कि यहाँ पर सिर्फ उस प्रीस्ट वेलन और इंक्विस्टर की तरह के लोग रहते होंगे, लेकिन तभी वह किसी को नोटिस करता है। वहाँ पर वह देखता है
हमारी इंक्विजिटर को, जो कि चीज केक खा रही होती है, जिसे देखकर वह भी मन में सोचता है, देखो मैंने शैतान का नाम लिया, शैतान सामने हाजिर, आखिर यह यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन इंक्विजिटर भी हमारे एमसी को ही नोटिस करती है और उसकी तरफ जाने लगती है, जिसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर एमसी भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। लेकिन इंक्विजिटर उसके पास आने के बाद चीज केक का एक पीस हमारे एमसी की तरफ बढ़ाने लगती है और काफी प्यारा सा चेहरा बना रही होती है। एमसी भी उस चीज केक के टुकड़े को ले लेता है, जिसके बाद इंक्विजिटर भी वहां से चली जाती है। उसे जाता हुआ देखकर एमसी मन में सोचता है, सच में यह कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। जहाँ पर गार्ड, कमांडर सभी लोगों से कहने लगता है, पीस ऑफिसर सभी लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा है। हालांकि सबसे ज्यादा मिस्टेक उन फेनियर फैमिली के सोल्जर्स की थी, फिर भी क्या ही कर सकते हैं, हमने तो वही किया जो कि हमसे कहा गया था। और इसके बाद से अगले 1 महीने की छुट्टियां तुम्हारी रद्द की जाती हैं। जिस बात को सुनने के बाद सारे कैप्टन से एकदम चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, कहते हैं क्या ये क्या चीज है, आखिरकार यहाँ पर कुछ बुरा करने की भी एक लिमिट होती है, यह तो एक डीमन से भी बुरा है क्या। जिनके ऐसे रिएक्शंस को हमारा एमसी भी दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। जहाँ पर एरोन कहता है, क्या ये कमांडर की गलती भी नहीं है क्या। तभी दूसरा कैप्टन भी कहता है, फिर भी 1 महीने की छुट्टियां रद्द कर देना ये काफी ज्यादा है। ओह, क्या तुमने सुना है कि फेनियर फैमिली का सबसे बड़ा बेटा इसने कहा है कि वे जल्दी ही कैसाडिक फोर्ट्रेस में आने वाला है विजिट करने के लिए। यह इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन अगर वह फेनियर फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, यानी कि वही नाइट कैंडिडेट, वह इंपीरियल इंस्टीट्यूशन से ही ग्रेजुएट हुआ था, लेकिन कभी भी एक नाइट नहीं बन पाया। एमसे मन में सोचने लगता है, पहले तो वो मठाधीश जो कि यहाँ पर आने वाला है, और अब फेनियर फैमिली का सबसे बड़ा बेटा भी। सच में परेशानी खड़ी करने वाली चीजें रुकती ही नहीं है। तभी वे कमांडर हमारे एमसी को नोटिस करता है, वो कहता है, ओह एरोन, ऐसा लगता है कि नोवा ने तुम्हें बुलाया है। अब भाई नोवा का नाम सुनकर उसके भी पसीने छूट जाते हैं और मन में सोचता है, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। जहाँ पर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नोवा दरवाजे के सामने खड़ी होती है। वह कहती है, ओह एरोन, तुम आ गई। इस चीज को ध्यान से देखो, इसे डोर कहा जाता है। जैसे आप इस चीज को हिलाते हो तो यहाँ पर एक ऐसा स्पेस बन जाता है जहाँ से लोग आ जा सकते हैं, और उसी स्पेस का यूज हम अंदर जाने और बाहर आने के लिए करते हैं। और इसे ओपन करना भी काफी ज्यादा इजी है। इसका हैंडल पकड़ो और खोलो, टाडा, कितना इजी है ना क्या तुम चाहते हो मैं इसे तुम्हें दोबारा से दिखाऊं। एमसी भी कहता है, आखिरकार इसके बारे में किसे ही नहीं पता होगा। और तभी वहाँ पर नोवा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम इसके बारे में जानते हो है ना, जानते हो ना, तो आखिरकार तुम दीवारों को क्यों तोड़ते हुए चलते हो सारी जगह पर, कभी दरवाजों का भी यूज किया कर लिया करो। क्या तुम्हें पता भी है आखिरकार तुमने कितनी दीवारों को आज तक तोड़ा है, और क्या ये तुम्हें मजेदार लगता है, या फिर दरवाजे से होकर जाना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बोरिंग काम हो जाता है। एमसी भी कहता है, वैसे मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं वहाँ पर और भी थोड़ी देरी से पहुँचता तो वहाँ पर बैठे बच्चे काफी बड़े खतरे में पड़ जाते। अब उसकी इस बात को सुनकर तो वह भी कुछ नहीं कह पाती और कहती, हाँ एनीवे, जितनी भी दीवारें तुमने तोड़ी हैं उन सभी को दोबारा से रिपेयर कराया गया है। जिनमें से जितने भी रुपए उनमें खर्च हुए हैं, उन रुपयों को तुम्हारे रिवॉर्ड में से काट लिया गया है। वैसे तो बाउंटी के तौर पर तुम्हें काफी सारे रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन उस सारे ही रुपयों को काटने के बाद तुम्हारे पास बचते हैं सिर्फ इतने ही रुपए। और उसने हमारे एमसी को एक सिल्वर कॉइन पकड़ाया होता है। उस सिल्वर कॉइन को लेने के बजाय वह उसे वापस नोवा की तरफ फेंक देता है, जिसे नोवा कैच कर लेती है। एरोन भी वहां से जाते हुए कहता है, इसे मेरी तरफ से एक टिप रख लेना और जाकर कुछ डिलीशियस खाना खा लेना और अच्छी सी बियर पी लेना। क्या तुम्हें नहीं पता, अगर कोई बंदा पूरे दिन ही घर में बैठा रहता है या फिर कमरे से बाहर नहीं निकलता तो उसकी हड्डियों में बीमारियां हो जाती हैं। नोवा भी चिल्लाते हुए कहती है, मैं हड्डी की बीमारियों से नहीं मरूंगी, बल्कि तुम्हारा द्वारा दी गई टेंशन की बीमारी से मर जाऊंगी। तभी एमसी कहता है, देखा, इस बार मैंने कोई भी दीवार को नहीं तोड़ा है, दरवाजा से ही जा रहा हूँ। नोवा भी चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ से निकल जाओ। जहाँ पर हमारे एमसी और केल दोनों ही रास्ते से जा रहे होते हैं, एमसी से वह केल पूछता है, कैप्टन, क्या आज फिर से नोवा ने आपको फटकार लगाई। एमसी भी कहता है, वेल कुछ ऐसा ही कहा था, लेकिन अब वह खत्म हो चुका है, तो चलो शांति से, आज हमें पेट्रोलिंग पर भी तो जाना है। कुछ ऐसे इंस्पेक्शन जिनमें हमें लीगली तौर पर रुपए मिल जाते हैं, यह काफी मजेदार होता है, लेकिन पेट्रोलिंग करने के भी अपने अलग ही मजे होते हैं, क्योंकि आखिरकार मिडविल एरा की ये कमीने अक्सर ऐसे उधम मचाते ही रहते हैं, जहाँ पर दो बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं। एक बंदा कहता है, तुम कमीने, तुमने ये मुझसे क्या कहा, दोबारा से कहना जरा। जिन्हें देखते हुए हमारा एमसी पहले तो उन्हें शांत करने के लिए कहता है, प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और फिर कहता है, तो चलो देखते हैं आखिरकार इस फाइट में कौन जीतने वाला है। मैं तो इस छोटे लड़के पर शर्त लगाता हूँ, वही जीतने वाला है। जहाँ पर केल कहता है, मैं तो उस बड़े वाले पर शर्त लगाता हूँ। मतलब कि भाई उन्हें रोकने के बजाय उन पर ही शर्त लगाई जा रही है कि कौन जीतने वाला है। जहाँ पर कुछ बच्चे भी बगल से भागते हुए जाते हैं और कहते हैं, अरे नहीं, ये तो एरोन है, भाग कर चलो, ये हमें खा जाएगा। एमसी सोचता है, क्या मैं कोई गॉब्लिन हूँ या फिर कुछ और जो मैं इन्हें खा जाऊंगा। और केल से कहता है, वेल आज का दिन काफी ज्यादा भी पीसफुल है और कहीं भी मजा नहीं आ रहा यार, क्या करें।
जहाँ पर उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो हम पर कोई कहता है मुझे मेरी चीज वापस करो, आखिर तुम तीनों में से कौन है वो, मेरे चांदी के बर्तन मुझे वापस चाहिए। तभी केल उस औरत के पास जाते हुए कहता है क्या आपको कोई दिक्कत है, जहाँ पर वह औरत भी कहती है ओह केल एरोन तुम सही टाइम पर आए हो, इन बुरे लोगों ने मेरे चांदी के बर्तन चुरा लिए हैं और वे चांदी के बर्तन हमारी जनरेशन में दिए जाते हैं, हर जनरेशन को वे पास डाउन किए जाते हैं। जहाँ पर एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है यह मैं नहीं हूँ। पहली बात तो आखिरकार उन जंग लगी चांदी के बर्तनों को कोई कौन ही चुराएगा। लड़की भी कहती है मैं भी नहीं हूँ ये, यहाँ तक कि मेरे पास एक चांदी का आईना भी है जो कि मेरे घर पर रखा हुआ है, तो मैं उसके चांदी के बर्तनों को क्यों चुराऊंगी। और तीसरा बंदा भी कहता है वेल मैंने भी यह काम नहीं किया है, मैं तो अक्सर ही अपने घर से बाहर निकलता हूँ और जब इसने मुझे बुलाया तभी मैं घर से बाहर निकल कर आया, नहीं तो मैं आता भी नहीं। जिन तीनों के बयान सुनने के बाद हमारा केल भी कहता है कैप्टन सच में ये काम काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो हमें इसे करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन हमारा एमसी तो काफी ज्यादा खुश होता है उस केस को लेने में और कहता है एक कल्प्रिट इन्हीं में से है, तो विक्टिम मुझे बताओ आखिरकार क्राइम कब हुआ था। जिस बात को सुनकर वह औरत भी कहती है क्या क्राइम होने का टाइम या फिर वे बर्तन जब गायब हुए थे वह टाइम, यह तब की बात है जब मैंने शाम का खाना खाया था और फिर सो गई थी। फिर जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आई तो मुझे मेरे सिल्वर के बर्तन दिखे ही नहीं कहीं पर, और मुझे पूरा यकीन है यह काम इन्हीं लोगों ने किया होगा क्योंकि यह मेरे घर के पास ही रहते हैं। जहाँ पर एरोन भी उन लोगों से पूछता है आखिरकार पिछली रात से आज सुबह तक तुम सभी लोग कहाँ पर थे। जहाँ पर वह बंदा बताता है कि पिछली रात मैं चारे को संभाल रहा था और उसे ऑर्गेनाइज करने के बाद घर पर वापस आने के बाद बिना खाना खाए ही जाकर सो गया, और ये है कल्प्रेट नंबर 1 गॉब्लिन। अब उसकी बात को सुनकर एमजे मन में सोचता है इस मिडिल एरा में जहाँ पर सभी लोग 3 वक्त का खाना पूरी तरीके से खाते हैं जिसे ही जीवन का अर्थ मानते हैं, इसने सिर्फ रात का खाना छोड़ दिया, कुछ तो सस्पिशियस है। जहाँ पर कल्प्रिट नंबर 2 टेढ़े दांतों वाली लड़की कहती है यह एक पर्सनल मैटर है, आखिरकार मैं तुमको इस पर्सनल मैटर के बारे में क्यों बताऊं। चलो फिर से मैं बताती हूँ कि मेरे पास एक सिल्वर मिरर है मेरे घर पर, मेरे सिल्वर मिरर के साथ इसके बर्तन तो कंपेयर भी नहीं किए जा सकते, तो आखिरकार मैं इनके बर्तनों को क्यों ही चुराऊंगी। जहाँ पर एमसी भी सोचता है क्या इसने कहा सिल्वर मिरर, हाँ क्या यह एक कॉमनर के पास होना कुछ संदेहपूर्ण नहीं है। जहाँ पर कल्प्रिट नंबर 3 पीली त्वचा वाला बंदा कहता है वेल मैं तो घर से बाहर निकलता भी नहीं हूँ, आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों ही इनके बर्तनों को चुराने के लिए आऊंगा, मैं तो सिर्फ तब निकला घर से बाहर जब इन्होंने मुझे बुलाया था। जहाँ पर वह औरत भी चलाते हुए कहती है यही कल्प्रिट है, आखिरकार मैंने भी इसका चेहरा पहली बार देखा है, इसने चुराया होगा जरूर से। जिसे देखकर भी एमसी सोचता है तो यह एक आउटसाइडर है, तो यह भी सस्पिशियस हो सकता है। अब तीनों ही बंदों पर उसे शक जा रहा होता है, तो वह भी कहता है वेल अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो मुझे अब वही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। मैं उसे लास्ट तक बचाना चाहता था लेकिन क्या ही करूं, अब हमें तुम सभी लोगों के घर की छानबीन करनी पड़ेगी, तो हमें तुम्हारे घर पर ले चलो। और घर ले जाने के बाद सुनकर तीनों ही बंदों का फेस एकदम सीरियस हो जाता है। अब उन लोगों के इस तरीके से एकदम शांत खड़ा हुआ देख कर वह केल भी चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो, हमने कोई परमिशन नहीं मांगी है, हमने तुम्हें ऑर्डर दिया है, हमें ले चलो वहाँ पर, हम अच्छी तरीके से तुमसे बात कर रहे हैं, तो तुम्हें लगता है कि हम इतना इजी रहेंगे तुम पर। तुम्हारे चेहरों को तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपने अपने घरों पर कुछ खतरनाक चीज छुपा रखी हो जिस वजह से तुम वहाँ पर हमें नहीं ले जाना चाहते। अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो क्या कोई बड़ी समस्या हो जाएगी तुम्हारे लिए, अगर ऐसा नहीं है तो हमें वहाँ पर जल्दी से ले चलो। जहाँ पर एमसी हमारे पीछे से उन्हें नोटिस कर रहा होता है और मन में सोचता है जैसे कि उन्होंने अपने अपने रिएक्शंस दिखाए हैं उस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। मैं तो बोर होने ही वाला था, सच में कितनी बढ़िया टाइमिंग है, कितना एक्साइटिंग है ये तो। जहाँ पर हमारा एमसी सबसे पहले उसी लड़की के घर पर आया होता है, वह नोटिस कर रहा होता है एक सिल्वर मिरर को और कहता भी है सच में तुम्हारे पास तो असली का एक सिल्वर मिरर है। वह लड़की भी जोर देते हुए कहती है हाँ तुमने देखा ना, इस सिल्वर मिरर के सामने तो उसके वे सिल्वर बर्तन तो कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें पता चल गया ना कि मैं कोई कल्प्रिट नहीं हूँ। और एमसी भी पूरे घर को नोटिस करने लगता है और मन में सोचता है वेल यह पूरा घर एकदम साफ सुथरा, एकदम प्लेन और एक कॉमन सा हाउस है, और इसमें यह एक्सपेंसिव सिल्वर मिरर ये थोड़ा सस्पिशियस सा लग रहा है। कम से कम यह तो क्लियर है कि यहाँ पर कोई भी सिल्वर बर्तन नहीं है। एकमात्र चीज जो यहाँ पर है एक आदमी की अंडरवियर। जहाँ पर केल भी हमारे एमसी से कहता है वेल कैप्टन क्या आपको यहाँ से कुछ अजीब सी स्मेल नहीं आ रही, एक ऐसा घर जिसमें सिर्फ एक अकेली महिला रहती है वहाँ पर एक आदमी की भी स्मेल आ रही है। और जिससे देख कर हमारा एमसी उसी लड़की की तरफ देखते हुए मन में सोचता है वैसे देखने से ऐसा लगता है कि यह कोई अडल्टरी काम कर रही है यहाँ पर, और अडल्टरी काम करना यहाँ पर एक काफी बड़ा गुनाह है। लेकिन तभी वह एक चीज केक निकाल कर आती है और कहती है आप काफी ज्यादा थक चुके होंगे तो इसे खा लो, ये काफी अच्छा है। तो एमसी उसे खाने लगता है और कहता है टेस्टी है। वैसे हमें यहाँ पर सिल्वर बर्तन ढूंढने हैं तो इन मामलों को छोड़ सकते हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, चलो नेक्स्ट के घर चलते हैं। जहाँ पर वे अगली बार उस
पीली त्वचा वाले पर्सन के घर पर आए होते हैं जहाँ पर कई सारी किताबें पड़ी हुई होती हैं, जिसे देखते हुए एमसीबी कहता है वेल देखने से ऐसा लगता है कि यह बंदा काफी सारी किताबों को पढ़ता रहता है। और रुको, यह कैसी किताब है जिस पर लिखा हुआ है अगर कोई मुझसे प्यार करे तो मैं उसके लिए कहीं भी मर जाऊं? यह किसी तरीके का कोई उपन्यास लगता है। और इन किताबों के बीच में कुछ और भी है। क्या एक ब्रेसलेट? वैसे यह इतना बुरा भी नहीं है, जिन कपड़ों के साथ मैं इसे पहन रहा हूँ यह उनके साथ भी काफी अच्छे से जचेगा। और देखने से भी लगता है कि अगर मैं इसे ले लेता हूँ तो वह बंदा इससे उसे कुछ दिक्कत नहीं होगी, तो इसे क्या मुझे ले लेना चाहिए? लेकिन तभी हमारे एमसी का अंदर का छुपा हुआ वह डीमन डकार लेता है, जिस आवाज को सुनकर केल भी कहता है वेल कैप्टन, क्या आपने वह आवाज सुनी? एरोन भी घबराते हुए कहता है नहीं नहीं, मेरे कंधे अकड़ गए थे, उससे आवाज आई होगी। जहाँ पर एमसी मन में गुस्सा करते हुए कहता है क्या यह कमीना हमें पकड़वाना चाहता है? आखिरकार वह डकार किस लिए थी? जहाँ पर केल भी हमारे एमसी के हाथ में उस ब्रेसलेट को नोटिस कर लेता है और कहता है कैप्टन, आपके हाथ में वह ब्रेसलेट कैसा? आपका टेस्ट तो सच में काफी ज्यादा अजीब है। एमसीयू कहता है क्यों, इसमें क्या गलत है? यह काफी कूल लग रहा है मुझ पर। जहाँ पर वह बंदा भी कहता है आप इसे रख सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। जिस बात को सुनकर एमसीयू खुश हो जाता है। वह कहता है वेल तुम काफी ज्यादा इनोसेंट हो, तो ठीक है मैं इसे ले लेता हूँ। अब एरोन और केल दूसरे घर पर जा रहे होते हैं, उसी गोब्लिन के घर पर। और एरोन कहता है वेल पेट्रोलिंग करना इतना भी बुरा नहीं है, काफी मजा आता है, चलो देखते हैं आगे क्या मिलने वाला है। जहाँ पर केल एरोन से कहता है वेल कैप्टन, पिछले दो बंदे कोई भी कल्प्रेट नहीं लग रहा उनमें से, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यह कल्प्रेट हो? क्योंकि इसके काफी हाई चांसेस हैं कि यही कल्प्रेट हो सकता है। और इसके एक्शंस भी हाल ही में काफी ज्यादा सस्पिशियस दिखाई दिए था। जहाँ पर एमसी कहता है वेल मैं इस तरीके का दिखाई तो देता हूँ, लेकिन मैं इस बार अच्छे से प्रॉपरली तरीके से सर्च करूंगा, और जैसे ही मैं इसके घर पर पहुंचूंगा तो मैं पूरी तरीके से घर को छानबीन करूंगा अच्छे से। लेकिन जब वे उसके घर पर पहुंचते हैं तो वे भी चौंक जाते हैं। वे कहते हैं क्या यह जगह है? जहाँ पर वे उसके घर में देखते हैं वहाँ पर होता है घोड़े के खाने वाला काफी सारा चारा और एक काफी प्यारी सी ड्रेस में सजी धजी घोड़ी। जहाँ पर वह गॉब्लिन भी काफी ज्यादा ही ब्लश करते हुए कहता है 4 बेरेट, मुझे काफी ज्यादा देर हो गई, मुझे माफ करना। देखो आज हमारे घर पर 2 गेस्ट आए हैं, कैसा रहेगा आज के डिनर में हम कुछ स्पेशल बनाए? तो इतने में ही हमारा एमसी पीछे से लात मार देता है और एमसी मन में सोचता है सच में यह तो घोड़ों से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। केल भी बताता है हाँ मैंने इस बंदे के बारे में सुना है, यह कैसेटिक फोर्ट्रेस में काफी ज्यादा ही फेमस है घोड़ों की रखवाली करने के लिए और उनकी देखभाल के लिए। अब एरोन भी कंफ्यूज हो चुका होता है, वह भी कहता है आखिरकार कल्प्रिट है तो है कौन? लेकिन पीछे से वही औरत आते हुए कहती है हाँ ये थोड़ा एम्बेरसिंग है, लेकिन मुझे मेरे सिल्वर के बर्तन मिल गए, किसे ही पता होगा कि वे भूसे में मिक्स हो जाएंगे और फिर मिलेंगे ही नहीं। आपने अच्छा काम किया, ऐसे ही करते रहना। और हमारे एमसी का तो मोह मोह हो जाता है, जो कि इतने टाइम से उन्हें ढूंढ रहा था, वे चोरी हुए ही नहीं होते बल्कि उसी के घर में होते। इसी में उनका पूरा दिन निकल जाता है और वे वापस चले आते हैं। एमसी भी थोड़ा बहुत गुस्सा होता है, वह भी कहता है क्या मैंने इतना सारा कुछ काम किया सिर्फ उस औरत की वजह से? चलो कोई ना, पेट्रोलिंग का टाइम भी खत्म हो गया उसकी वजह से और पूरा दिन काफी मजे में बीता। लेकिन तभी कान्हा उसके पास बियर लेकर आती है और वह काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है और मुस्कुरा रही होती है, जिसे देखते हुए हमारा एमसी भी कहता है आखिरकार इसके एक्सप्रेशंस के साथ क्या गलत है? लेकिन तभी वह नोटिस करता है, वह देखता है उसके बियर के मग में कुछ आइस क्यूब्स होते हैं जिन्हें फ्लावर का शेप दिया गया होता है। और कान्हा भी बताती है मैंने इसके लिए काफी हार्ड वर्क किया है, जिसे ऐसा देखकर हमारा एमसी कहता है हाँ वैसे तुमने सच में काफी हार्ड वर्क किया है। और मनी मन सोचता है इसके हार्ड वर्क की डायरेक्शन थोड़ी गलत है, मतलब कि क्या ही फायदा होगा आइस क्यूब को इस तरीके से बदलने का। लेकिन हमारा एरो जब कान्हा के प्यारे और मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता है तो भी वह भी मुस्कुराता है और मन में सोचता है नहीं मुझे उसके मूड को खराब नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके मुझे एक नई बुक को ढूंढना होगा। लेकिन तभी कान्हा हमारे एमसी के हाथ में उसी ब्रेसलेट को नोटिस करती है और उसे ही घूरने लगती है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर हमारा एमसी उसे नोटिस करता है और जब वह अपने हाथ को ऊपर उठाता है तो कान्हा भी उसी तरफ देखने लगती है। एरोन कहता है क्या तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद आया है? सच में इस लड़की का टेस्ट एकदम अजीब सा है, तो ठीक है लड़की तुम इसे ले सकती हो। जहाँ पर एरोन ने वह ब्रेसलेट कान्हा को दे दिया होता है, कान्हा भी इसे लेकर काफी ज्यादा खुश होती है। एमसी भी कहता है वेल इसे ये ब्रेसलेट सच में काफी ज्यादा पसंद आया है, मुझे लगा नहीं था कि यह इस ब्रेसलेट को इतना पसंद करेगी। वह बंदा जिससे मैंने ये ब्रेसलेट लिया था वह सच में काफी अच्छा पर्सन है, मैंने उसे यह चीज ऐसे ही ले ली, मुझे अगली बार जाते टाइम उसके लिए फिश ब्रेड लेकर जाना चाहिए उसे रिपे करने के लिए। जहाँ पर वह बंदा अपनी किताबों को संभाल रहा होता है वह भी कहता है मुझे अचानक से ठंड लगने लगी है, क्या मुझे ठंड लग चुकी है?
इसी वजह से मैं इस तरीके की जगह पर नहीं आना चाहता था। यह पूरा ही फोर्ट्रेस अपेक्षा और बर्बरता से भरा हुआ है। सच में एक कॉमनर ने व्हाइट मेज टावर के एक मेज का कॉलर इस तरीके से पकड़ने की हिम्मत की। कैप्टन, मैं तो कोई ऐसा करने के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकता। और इससे भी ऊपर वह बंदा जो कि काफी ज्यादा अकड़ में था, वह कमीना गार्ड। कैप्टन, मैंने सोचा नहीं इस तरीके का कोई पर्सन मेरे घर में आएगा। जहाँ पर हमें पिछली बार का सीन दिखाया जाता है जब हमारा एमसी उसके घर पर छानबीन करने के लिए आया होता है, तो वह पीछे खड़ा होकर मन में सोचता है, वेल इस तरीके की सिचुएशन के लिए मैंने पहले ही सारी मैजिक बुक्स पर एक स्पेल कास्ट कर दिया है, जिस वजह से भी सारी बुक्स एक रेगुलर नोवेल की तरह ही दिखेंगी। फिर भी ये बेवकूफ लोग इन बुक्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और उसी टाइम पर हमारे एमसी को वह ब्रेसलेट कुछ किताबों के बीच में मिला होता है, जिसे वह लेने लगता है। उसे लेता हुआ देखकर वह भी काफी ज्यादा गुस्सा हुआ होता है और मन में सोचता है, यह कमीना आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उस ब्रेसलेट को टच करने की। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर तुम्हारे जैसे कमीने को हाथ रखने चाहिए। जिसे टच करने के साथ हमारे एमसी की तरफ एक मैजिक एनर्जी बढ़ने लगती है और उसके पास जाते के साथ वह मैजिक पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और शायद इसी वजह से हमारी उसी डीमन ने उस टाइम पर वह ढका ली थी, मतलब कि उस मैजिक एनर्जी को खा लिया होता है उस डीमन ने। जिस सीन को देखकर वह भी चौंक जाता है। इसने मैजिक को इग्नोर कर दिया, यहाँ तक कि यह कोई नाइट भी नहीं है जो कि ऑरा को संभालना जानता हो, बल्कि यह तो एक मामूली सा गार्ड है। और इसने तो ब्रेसलेट भी ले लिया। आखिर यह मिस्टीरियस बंदा है कौन? मुझे अभी इसके बारे में सोचना बंद करना होगा। मैं अभी इस तरीके की बेकार की हरकतें करके अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करवा सकता। यहाँ पर सिर्फ मेरा एक ही मिशन है, माना के द्वारा प्यार की जाने वाली उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करना। हाँ भाई, ये भी हमारी लेडी विवियन के पीछे ही पड़ा हुआ है। फिर आ चुका है अगले दिन का सीन, जहाँ पर एरोन और ब्रिग की ड्यूटी लगी होती है फ्रंट गेट पर। जहाँ पर ब्रिग कहता है, कैप्टन क्या आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? आखिर वे फेनेट फैमिली के सोल्जर्स हमसे इतनी दूरी बनाए क्यों रखे हुए हैं? एरोन भी कहता है, आखिर किसे ही पता है, क्या पता किसी इनमें हमारे किसी सोल्जर ने इनकी अच्छी तरीके से पिटाई कर दी हो, तो जिस वजह से अब ये इतना डर रहे हैं। जिस बात के ऊपर ब्रिग भी हंसते हुए कहता है, क्या फेनेट फैमिली के सोल्जर्स की पिटाई? कभी नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसे क्या पता हमारे एमसी ने यह कारनामा पहले ही कर रखा है। जहाँ पर ब्रिग नोटिस करता है सामने से एक बग्गी चलते हुए आ रही होती है, जिसे देखते हुए एमसी भी मन में सोचता है, यह तो वही बग्गी है जिसमें इन फेनेट फैमिली के नोबल्स ही राइड करते हैं। तो क्या इसमें फेनेट फैमिली का सबसे बड़ा बेटा फिलिप हो सकता है? और हमारा एमसी ब्रिग से भी कहता है, अपने सर को नीचे कर लो ब्रिग, हमें नोबल्स के सामने अपने सिर को झुकाना चाहिए। जहाँ पर हम देख पाते हैं उस बग्गी में फिलिप ही बैठा होता है, जो कि अपनी बग्गी को बिना स्लो डाउन किए सीधा वहीं से गुजार ले जाता है, वो भी काफी तेजी के साथ। जिसके ऐसे बिहेवियर को देखते हुए हमारा एमसी मन में सोचता है, इंस्पेक्शन के बारे में तो भूल ही जाओ, आखिरकार उसने तो यहाँ से गुजरते टाइम अपनी बग्गी को स्लो भी नहीं किया, जैसा कि एक्सपेक्ट किया ही था। नोबल्स के पास बिल्कुल भी मैनर नहीं होते। तभी एमसी कुछ और नोटिस करता है, वहाँ पर एक और कैरेज आ रही होती है, जो कि सीधा हमारे एरोन के पास आकर रुकती है। एरोन भी पूछता है, आखिरकार तुम कहाँ से आए हो? उसमें से एक लड़का उतरता है जो कि कहता है, मैं कजरान से आया हूँ, मेरा नाम सोन है और मैं 3rd लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव हूँ कजरान का। और वह हमारे एमसी से उस बाउंड्री रिवॉर्ड के बारे में पूछता है, जहाँ पर एमसी भी डायरेक्शन बताते हुए कहता है, इनर फोर्ट्रेस के अंदर चले जाओ। और उसे देखते हुए मन में सोचता है, तो यह कैरेज भी कजरान से आई है। ना जाने क्यों यह लड़का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी शहर से आया हो। और वह लड़का भी शुक्रिया करके अपने कैरेज में बैठ कर निकल जाता है। जहाँ पर ब्रिग भी कहता है, वेल देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफी सारे कैरेज आने वाले हैं। वैसे फिर भी मुझे हाई रैंक के लोगों के सामने थोड़ा अनईजी फील होता है। एरोन भी कहता है, ध्यान से अपने शब्दों को चुनो ब्रिग, आखिरकार आज के बाद से तुम्हें तो ऐसे ही चीजों का सामना अक्सर करना पड़ेगा ही। तभी वहाँ पर एक और काफी शानदार सी कैरेज आने लगती है, जिससे नीचे उतरता है मठाधीश, हाँ चर्च का एक हाई रैंकिंग पर्सन। और वह उतरते हुए हमारे एमसी को नोटिस करता है और कहता है, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम ही हो होनरेरी कॉन्वेंचुअल, भगवान तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। हमारा एमसी मन में सोचता है, यह तो चर्च की कैरेज लग रही है, तो यह पर्सन जरूर से ही मठाधीश होगा। जहाँ पर मठाधीश हमारे एमसी के पोस्चर को सही करते हुए कहता है, तुम्हें अपने एल्बो को और भी अच्छे से ऊपर उठाना चाहिए। देखने से ऐसा लगता है तुम्हारी आस्था जितनी मैंने रिपोर्ट में सुनी है उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगली बार हम काफी गहरी बातचीत करेंगे एरोन। और ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाता है। ब्रिग भी कहता है, वैसे कैप्टन पहले फेनेट फैमिली फिर चर्च, अब देखने से ऐसा लगता है कि चीजें काफी ज्यादा बिजी रहने वाली है हमारे लिए। एरोन भी कहता है, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। फिर अगला सीन हमें नोवा का दिखाया जाता है, वह एरोन को बुलाती है। एरोन भी उसे देखते हुए कहता है, काफी लंबा टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए लाल बालों वाली, आखिर तुम अपने बागान से बाहर क्या कर रही हो? जिसकी बात को सुनकर वह गुस्सा हो जाती है। वह कहती है, क्या तुमने क्या कहा? छोड़ो इसे, वह चीज तुम्हारे पास ही है ना, उसे बाहर निकालो।
एरॉन भी एक पोटली को निकालते हुए कहता है, ओह क्या तुम इसके बारे में बात कर रही हो? इसमें कजरान के फिक्सर और बाकी 2 लोगों के सिर हैं, तो क्या तुम इसे लेने आए हो है ना बाउंड्री के लिए? अब भाई सिर की बात को सुनकर तो उस लड़के के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वहीं पर उल्टी करने लगता है और कहता है, हाँ 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 वो बाउंड्री के लिए सही, बाउंड्री रिवॉर्ड। एमसी कहता है, देखने से ऐसा लगता है कि इसके पास उल्टी करते करते बात करने का भी टैलेंट है। यहाँ पर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वह लड़का थोड़े टाइम बाद जाकर शांत हुआ होता है। वह कहता है, वैसे मेरे पेट काफी ज्यादा कमजोर था जिस वजह से ऐसा हुआ, तो आप इस चीज को यहाँ पर रख सकते हो। एरॉन भी कहता है, तुम सच में काफी अजीब हो लड़के। जहाँ पर वह लड़का भी कहता है, सच में काफी रिलीफ की बात है कि यह बंदा पकड़ा गया। यह इतना कुख्यात था कि इसे वुल्फ गोस्ट के नाम से जाना जाता था और कजरान में यह जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है वह भी काफी बड़ी प्रॉब्लम है कजरान के लिए। अब ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनकर एमसी मन में सोचता है, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन? सोचा जाए तो यह फिक्सर भी हमारी काना के पीछे ये आया था, तो क्या बाद में एक और फिक्सर आने वाला है? लड़का भी कहता है, तो चलो काम पूरा हुआ। क्या आपको कैसेटिक फोर्ट्रेस में किसी अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पता है कि आप मुझे वहां ले जा सकते हो? और बताया जाता है इस लड़की की हॉबी है रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करना। अब भाई रेस्टोरेंट के बारे में पूछा ही किससे? एमसी के मन में भी रेस्टोरेंट का नाम सुनने के बाद सबसे पहले वही फिश ब्रेड आता है, लेकिन इस बार इंक्विस्टर नहीं है तो वह उसे ख्याल से निकाल देता है और कहता है, यहाँ का सबसे मोस्ट पॉपुलर है हाइसॉन बेकरी डिस्ट्रिक्ट नंबर 3 में। क्या तुम साथ चलना चाहोगे? वह काफी पास में ही है। जहाँ पर वह लड़का भी कहता है, हाँ तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन क्या अभी तुम काम नहीं कर रहे? लेकिन एमसी मना कर देता है, कहता है चलो चलते हैं। और मन में सोच, चल थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि काना से रिलेटेड है। जहाँ पर वे आ चुके हैं उसी रेस्टोरेंट में और खाने लगे होते हैं चीज केक। जहाँ पर एक टकला बंदा इसे लाया होता है। वह कहता है, यह देखो, यह हमारे रेस्टोरेंट का एक सिग्नेचर मेन्यू है, चीज केक। यहाँ तक कि मेरी वाइफ, जिसे पूरे कैसेटिक फोर्ट्रेस में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल माना जाता था, उसने भी इसे खाया था। एरॉन भी उस लड़के से कहता है, वेल तुम खा लो इसे, यह तो ऐसी अजीब बातें करते रहेगा, इसे ध्यान मत देना। वह लड़का भी कहता है, वेल जितना मैंने सोचा था यहाँ पर तो उससे भी अच्छे हालात हैं। मैंने सुना था कि कैसेटिक फोर्ट्रेस में अजीब अजीब चीजें होती रहती हैं। तो जब मैं आ रहा था तो मैं काफी ज्यादा ही चिंतित था इस बारे में। और एमसी भी जब उस चीज केक को खाता है तो उसे भी वह काफी ज्यादा ही टेस्टी लगता है। वह लड़का बताता है, लोन वुल्फ की वजह से कजरान में काफी बड़ी अराजकता फैली हुई है। हाल ही में उनकी मूवमेंट्स भी काफी ज्यादा ही अग्रेसिव हो चुकी हैं। ना जाने कुछ हुआ है शायद। लोन वुल्फ ऑर्गेनाइजेशन हमारे कजरान की 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, जिनमें से दूसरी है फ्रोस्टी ड्रैगन, जिस ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी एक लंबी हिस्ट्री रही है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है क्यूट रैबिट। एमसी सारी बातों को समझते हुए मन में सोचता है, वेल वुल्फ गोस्ट एक फिक्सर है जो कि लोन वुल्फ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, और क्यूट रैबिट क्या? फिर एमसी पूछता है, आखिर उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कौन है? वह बताता है, वह एक बंदा है जिसका नाम है फिलिप। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग वह एक काफी कमीना बेटा है एक नोबल फैमिली का। उसने फैमिली के सबसे बड़े बेटे को जहर देने की ट्राई की थी, लेकिन उसे उसकी फैमिली से ही निकाल दिया गया। और उस बंदे के बारे में सबसे जो डरावनी चीज है वह यह है कि वह हर चीज पर अपना अधिकार जमाता है। एक दिन फ्रोस्टी डैगर के कुछ मेंबर्स उस सराय में आए, जिस सराय का मालिकाना हक फिलिप के पास था, और मजाक मजाक में वहां पर रखी एक दिखावटी तलवार को वे अपने साथ ले गई। अगर कोई और होता तो वह इसे एक मजाक मानकर इसे ऐसे ही जाने देता इस छोटे से मामले को, लेकिन फिलिप ने सोचा वह मेरी चीज को कैसे ले जा सकते हैं, और एंड में उन लोगों ने अपनी तलवार को वापस छीन लिया उन लोगों से। एमसी मन में सोचता है, जैसा कि उसका नाम है, सच में वे लोग एकदम भेड़िए जैसे हैं। क्या वे बंदा मिनी फ्रिज को भी अपने अधिकार में मानता है? और देखने से ऐसा लगता है उस बंदे को नहीं पता, अगर वह गलत जगह मुंह मारेगा तो उसके दांत भी टूट सकते हैं। और कहता है, चाहे मैं इसके बारे में कितनी बार भी क्यों ना सोचूं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहां पर जाना चाहिए, कम से कम 3 दिनों के लिए, वो भी एक बिजनेस ट्रिप के तौर पर, जहां पर वह आकर नोवा से मिलता है और कहता है, तो चीजें कुछ इस तरीके की हो गई हैं, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। तुमने कहा था तुम ऑरेंजेस को एक्सपोर्ट करने जा रही हो, है ना? नोवा भी उसकी ऐसी बातों को सुनकर वह भी कहती है, क्या ये किस तरह की हवा चल रही है यहाँ पर? एरोन भी कहता है, अरे मुझे जाना होगा, वहां पर मेरा एक काम है जो कि मुझे पूरा करना है। नोवा भी उसकी बातों के बारे में थोड़ी देर सोचती है और कहती है, तो ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुमने कम से कम वहां जाने के लिए कमांडर की परमिशन तो ले ली होगी। एरोन भी कहता है, ऑफ कोर्स। जिस बात को सुनकर वह जाकर बाकी के सोल्जर्स से कहने लगती है, जिस बात को सुनकर वे सोल्जर्स भी कहते हैं, क्या आप गार्ड कैप्टन एरोन को ले जाने वाली हो? पहले प्लानिंग में तो इनर फोर्ट्रेस के गार्ड को ले जाने की बात हुई थी, जहाँ पर नोवा कहती है, वैसे अगर गार्ड्स अपनी पोस्ट को छोड़ कर जाएंगे तो यह अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हमें वह पोस्ट वेनर फैमिली के सोल्जर्स को देनी पड़ेगी, और वैसे भी कई सारे कारणों की वजह से ये काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा कि अगर मैं एरोन को अपने साथ ले जाऊं। जिस बात को सुनकर सोल्जर भी कहता है,
कहीं जाने से ठीक पहले ये कहना कि वह भी आपके साथ जाने वाला है, ये तो थोड़ा ज्यादा है। नोवा भी कहती है अब क्या ही कर सकते हैं, वह है ही एरोन। और नोवा मन में सोचती है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स थी इस बार भी अच्छे से सुलझ गई। जहाँ पर हमें पिछली बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोवा के पास हमारा एरोन आया होता है और नोवा उससे कहती है इस बार तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, क्या तुम्हें गार्ड लीडर पर प्रमोट किया जाना चाहिए या फिर कोई और हायर पोजीशन पर। जहाँ पर एरोन भी मना करता है और कहता है मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं होना प्रमोट, मेरी फिलहाल की पोजीशन गार्ड कैप्टन की यही मेरे लिए काफी है। मेरे जैसे बदमाश के लिए तो गार्ड कैप्टन ही एकदम ठीक पोजीशन है। और उसके बाद मैंने सोचा अगर इसे फोर्सफुली पकड़ने का ट्राई किया जाएगा तो ये फिसल कर कहीं भी निकल जाएगा, तो इस वजह से इसके एक्शंस की छानबीन करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से यह बदमाश एरोन इस कैसेटिक फोर्ट्रेस में लंबे टाइम तक रुका रहेगा, जहाँ पर वे निकल चुके होते हैं अपने कैरेज में बैठकर। लेकिन हमारा एरोन कहाँ बाज आने वाला है वह भी कहता है वैसे लाल बालों वाली आज तुमने अपनी शर्ट क्यों नहीं पहन रखी, इतना अच्छा ड्रेसअप होकर आई हो, क्या यह शहर में संतरे एक्सपोर्ट करने के लिए इतना ड्रेसअप हुई हो। जहाँ पर नोवा चिल्लाते हुए कहती है चुप हो जाओ।